Assalamu alaikum students, welcome you all in biology class. As you know student, we have started our chapter number 2, solving a biological problem, and in our previous video lesson we have read about the study of malaria. That was an example of solving a biological problem. ठीक है कि हमारे पास स्टडी ऑफ मलेरिया एक एग्जाम्पल है जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है बाय यूजिंग अ बायोलॉजिकल मेथड. और हम ज़रा अपना प्रीवियस रिकैप ले लेते हैं बट वी हैव रेड इन आवर प्रीवियस क्लास और इन आवर प्रीवियस वीडियो लेसन. हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देखा था जो कि क्या था हमारे पास कि रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया गया था. जो इंफॉर्मेशन गिवन थी हमें वो ये थी कि 2000 ईयर्स अगो साइंटिस्ट जो थे या फिजिशियन जो थे वो फेमिलियर हुए विद मलेरिया के साथ. ठीक है, और उस टाइम में जो डिज़ीज़ थी मलेरिया की बहुत कॉमन डिज़ीज़ थी. ठीक है, और उसके डिज़ीज़ के जो कॉमन सिम्टम्स क्या नज़र आ रहे थे, चिल्स, सर्दी लगना, फीवर विद रिकरिंग अटैक. और जो मलेरिया का मीनिंग है ये कहाँ से निकला, बेसिकली मलेरिया एक इटालियन वर्ड के से जो है वो इसको लिया जाता है जिसमें मेला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एरिया. और उस टाइम पर क्या था कि शायद वो लोग जो लो मार्शी एरिया के अंदर रहते हैं, ठीक है, मार्शी एरिया मैंने आपको बताया था जहाँ पे पानी खड़ा रहता है, जहाँ पे दलदली इलाका होता है, तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको ये डिज़ीज़ हो रही है. शायद वो इनहेल करते हैं उस एयर को, उस एयर में बैड एयर होने की वजह से उनको ये डिज़ीज़ हो रही है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया. रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या था, कॉज ऑफ मलेरिया. ठीक है, कॉज एंड ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया हाईलाइट करवाया था आपको स्टेटमेंट. तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. फर्स्ट स्टेप तक हम आ चुके हैं. अब यू नो वेरी वेल स्टूडेंट कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप अब हमारे पास, जब नेक्स्ट स्टेप हम जाएंगे ऑब्जर्वेशन की तरफ, लेकिन ऑब्जर्वेशन से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है दैट इज प्रेजेंट इन योर बुक एट पेज नंबर 23. सो वो क्या है कि इन 17th century when the new world America was discovered, many plants from America were sent back to Europe to be used as medicine. कि जब 17th century में जब अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड हुआ था तो बहुत सारे प्लांट्स थे ऐसे जो एज अ मेडिसन के तौर के ऊपर यूरोप भेजे जा रहे थे. ठीक है, द बार्क ऑफ ट्री नोन एज क्यूना क्यूना, हाईलाइट करें इस वर्ड को, वॉज वेरी सुटेबल फॉर क्योरिंग फीवर्स. तो जो बाग, जो ट्री, जो प्लांट्स वहाँ पे भेजे जा रहे थे उनकी जो बाग, बाग कहते हैं छाल को जो उसकी ऊपर से सरफेस होती है प्लांट्स की. ठीक है, उसका नाम था क्यूना क्यूना. ठीक है, तो हाईलाइट करें इस वर्ड को. क्यूना क्यूना क्या था कि ये बार्क बहुत ज़्यादा मुफीद थी. ठीक है, किस चीज़ के लिए, फॉर क्योरिंग फीवर, फीवर के इलाज के लिए इसको बहुत बेहतरीन समझा जा रहा था. इट वॉज सो बेनिफिशियल दैट सून इट वॉज इम्पॉसिबल टू कैरी इनफ बार्क टू यूरोप. ठीक है, कि बाद में जब इसकी डिमांड बढ़ी, ठीक है, जब लोगों ने इसको एज अ ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ करना शुरू किया तो ये इसकी तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई इस बार की, क्यों ना बार की. और इतने बड़े पैमाने के ऊपर यूरोप में इस बाग को पहुंचाना बहुत मुश्किल हो गया. तो उस टाइम पर फिर डिसऑनेस्ट मर्चेंट जो थे, ठीक है, डिसऑनेस्ट मर्चेंट जो ताजिर थे जो इसको भेजा करते थे, उन्होंने क्या किया, बिगन टू सब्सटीट्यूट द बार्क ऑफ अनदर ट्री, सिनकोना, हाईलाइट कर लें इसको भी, विच क्लोजली रिजेंबल्ड द क्यूना क्यूना. This dishonesty proved much variable for mankind. Cinchona bark was found to be excellent for treating malaria. We now know the reason. Highlight करें, Cinchona bark contains quinine that is effective in treating the disease. कि जो डिसऑनेस्ट मर्चेंट थे उन्होंने क्या किया, ठीक है, जो बेईमान ताजर थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा इतने बड़े पैमाने के ऊपर तो हम सेंड नहीं कर सकते हैं क्यों ना बार को. ठीक है, उन्होंने उससे बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखने वाली एक और बार्क, एक और प्लांट की एक और बार्क जिसका नाम था सिनकोना बार्क, ठीक है, उसको क्या करना शुरू कर दिया, इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, उसको भेजना शुरू कर दिया. ठीक है, यूरोप में. अब उन्होंने तो अपनी तरफ से डिसऑनेस्टी की थी लेकिन उनकी ये डिसऑनेस्टी बहुत मुफीद साबित हुई. क्यों, क्योंकि सिनकोना बार जो है वो एक्सीलेंट उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा था क्यूनिन. ठीक है, जो कि ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है फॉर द डिजीज़ ऑफ मलेरिया. और ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है ना कि क्यूनिन इसके अंदर मौजूद है, ये अब की इन्फॉर्मेशन है. उस टाइम पर सिर्फ लोग इसको एज अ ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे थे, वो नहीं जानते थे कि इसके अंदर क्यूनिन एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, आपको ऑन द वेरी नेक्स्ट पैराग्राफ आपको
मौजूद है आपकी बुक पर, वर्किंग ऑफ लेवेरन, ठीक है, लेवेरन की वर्किंग मौजूद है। मैं आपकी बुक से भी पहले कुछ रीडिंग करूंगी, देन हम इस वाले फ्रेंच आर्मी फिजिशियन के पैराग्राफ पे आएंगे, ठीक है। At that time, physicians treated malaria with cinchona without understanding the cause of malaria. And 200 years later, it was found that some diseases are caused by the tiny living organism. Highlight this statement, student, also. After this discovery, it also becomes a belief that malaria too might be caused by some microorganism. कि जब उन्होंने फिजिशियन ने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया ना विद द यूज़ ऑफ सिनकोना बार्क से, तो फिर उसके 200 ईयर्स के बाद जाके उन्हें ये समझ आई कि शायद कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन टिनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से भी लोगों में बीमारियां फैल रही हैं। शायद मलेरिया भी क्या है, उसी डिजीज़ में वही लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस डिजीज़ को भी क्या कर रहे हैं, कॉज कर रहे हैं। उनको कुछ समझ आने लगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर द डिस्कवरी इट ऑल्सो बिकम अ बिलीव दैट मलेरिया टू माइट बी कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर नेक्स्ट पे बच्चों आप हेडिंग मार्क करोगे वर्किंग ऑफ लेवेरन, ठीक है। 1878 French army physician Leverin began to search for the cause of malaria. He took a small amount of blood from malarial patient and examined it under the microscope. अब 1878 में एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन आया जिसका नाम था लेवेरन। उसने काम शुरू किया इस पे, कॉज ऑफ मलेरिया को फाइंड करने की कोशिश की। और इसके लिए उसने क्या किया, सबसे पहले ही टुक द ब्लड फ्रॉम मलेरियल पेशेंट। उसने मलेरियल पेशेंट की बॉडी में से ब्लड लिया, सैंपल लिया, एंड देन स्टार्ट एग्जामिनिंग इट इनटू द माइक्रोस्कोप। और उसको माइक्रोस्कोप में इसको एग्जामिन करना शुरू कर दिया, ठीक है, उसको सर्च करना शुरू कर दिया। ही नोटिस्ड सम टिनी लिविंग क्रिएचर्स। उसको उसमें ब्लड में क्या मिले, छोटे छोटे से लिविंग क्रिएचर मिले, ठीक है। हिज डिस्कवरी वाज नॉट बिलीव्ड बाय अदर साइंटिस्ट। 2 years later, another physician saw the same creature in the blood of another malarial patient. उसके बाद उसकी बात पर किसी ने बिलीव ही नहीं किया, ठीक है। ये साइंटिस्ट के वर्क होते हैं, इन पे कोई इतनी जल्दी जो है वो बिलीव नहीं करता है, ठीक है, जब तक कि कोई चीज़ ऑथेंटिकली प्रूव ना हो जाए और बहुत सारे लोगों का एक ही रिजल्ट ना आ जाए, ठीक है। जब लेवेरन ने वर्क किया, उसके वर्क को किसी ने माना नहीं, ठीक है। देन उसके बाद उसके जब उसने ये डिस्कवरी दी तो उसके 2 years के बाद एक और फिजिशियन आया, उसने किसी और मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया, उसको एग्जामिन किया, उसको भी यही रिजल्ट मिले, ठीक है। देन 3 years आफ्टर द सेकेंड डिस्कवरी द सेम क्रिएचर वर ऑब्जर्व बाय द थर्ड टाइम, ठीक है। देन उसके बाद जब उसकी भी बात किसी ने नहीं मानी, तो फिर उसके 3 years के बाद एक और साइंटिस्ट आया, उसने फिर उस कॉज ऑफ मलेरिया को सर्च किया, मलेरियल पेशेंट को ब्लड का सैंपल लिया, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया, उसको भी यही चीज़ें मिली सारी, ठीक है, उसको भी टिनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नजर आया मलेरियल पेशेंट के ब्लड में, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, द ऑर्गेनिजम्स वर गिवन अ नेम्ड प्लाज्मोडियम। हाईलाइट कर लें, उसके बाद जाके प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। ओके अब देखें स्टूडेंट्स, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, हमने सारी हिस्ट्री पढ़ ली, सारी सिचुएशन पढ़ ली, किस तरह साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे और क्या क्या चीज़ें उनके सामने आती जा रही थी। अब क्या स्टेप आएगा अगला, ऑब्जर्वेशन का। अब साइंटिस्ट क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। और वो ऑब्जर्वेशन क्यों करेंगे, ये देखने के लिए कि जो आगे उन्होंने फर्दर वर्क करना है, जो हाइपोथेसिस बनानी है, वो कैसे बनाएंगे और आगे जाके उन्हें कैसे ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला, फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जर्वेशन का स्टेप आ जाएगा, सेकेंड स्टेप। ऑब्जर्वेशन में क्या है कि इन द लास्ट पार्ट ऑफ द 19th century many different causes of malaria were begun suggested, but that time there were a 4 major observation about malaria. ये बहुत इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर लें ये ऑब्जर्वेशंस को। ये 4 ऑब्जर्वेशंस दी गई थी स्टूडेंट 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी के में वैसे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की थी, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की थी, लेकिन उन सारी ऑब्जर्वेशन में से जो ये 4 ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज़्यादा सही लग रही थी, ठीक है। फर्स्ट क्या था, मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव कॉमन रिलेशन, ठीक है। यानी कि जो मलेरिया है और जो मार्शी एरियाज हैं उनका कोई रिलेशन है। बच्चों हमने पढ़ा ना कि वो पीपल जो मार्शी एरिया के पास रह रहे थे, उन पर्सन में मलेरिया का कॉज, मलेरिया की डिजीज़ ज़्यादा थी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मलेरिया का और मार्शी एरियाज का कुछ ना कुछ रिलेशन है। पहली ऑब्जर्वेशन ये सामने आई, ठीक है। सेकंड क्या है, क्यूनिन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। उसके बाद हमने हिस्ट्री में भी पीछे पढ़ा है कि हमारे पास क्या है कि पहले क्यूनिन
क्यों ना बार्क यूज़ हो रही थी, फिर उसके बाद सिनकोना बार्क आ गई, बाद में हमें पता चला कि सिनकोना के अंदर क्यूनिन थी। तो इसका मतलब है कि जो सिनकोना बार्क थी वो बड़ी इफेक्टिव थी फॉर ट्रीटिंग अ मलेरिया, और उस बार्क में क्या चीज़ थी मौजूद, क्यूनिन। ठीक है। नेक्स्ट, ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शिस डज नॉट कॉज मलेरिया। उसके बाद कुछ लोग बोले, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कुछ वॉलंटियर्स थे जिन्होंने स्टेगनेंट वाटर को, मार्शी एरिया के स्टेगनेंट वाटर को ड्रिंक किया था, ये देखने के लिए कि उनमें मलेरिया की डिजीज़ डेवलप होती है या नहीं होती है। तो बाद में पता चला था कि उनमें मलेरिया की डिजीज़ डेवलप नहीं हुई थी आफ्टर टेकिंग और आफ्टर ड्रिंकिंग द स्टेगनेंट वाटर। ठीक है। इसका मतलब है कि एक और ऑब्जर्वेशन सामने आई थी कि ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शिस डज नॉट कॉज मलेरिया, कि अगर स्टैग्नेंट वाटर या मार्शी एरिया का पानी कोई पी लेता है तो उसके अंदर मलेरिया नहीं हो रहा था। ठीक है। प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। और एक और चीज़ जो तीसरी चीज़ जो अभी हमने लेटेस्टली अभी देखी, कि जो मलेरियल पेशेंट थे उनके ब्लड में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा था, एंड साइंटिस्ट कॉल दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म एज प्लाज्मोडियम। ये ऑब्जर्वेशन थे, दीज आर द 4 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जर्वेशंस हो गई, यू नो वेरी वेल व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब साइंटिस्ट ने क्या करना है, हाइपोथेसिस देनी है। ठीक है। जर्नल स्टेटमेंट देनी है। द हाइपोथेसिस मेड इन दिस केस वाज प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अपनी बुक पे, आपकी बुक पे ये सारी चीज़ें इन्वर्टेड कॉमा में मौजूद हैं, ऑब्जर्वेशंस आपके पॉइंट्स में मौजूद हैं। ठीक है। आपने उनको नंबर्ड कर लेना है। और हाइपोथेसिस की जो हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, इट इज़ ऑल्सो गिवन ऑन योर बुक पेज नंबर 24 इन अ हाईलाइटेड मैनर। ठीक है। आपकी बुक पे ये हाईलाइटेड इन्वर्टेड कॉमाज में गिवन है। ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बच्चों, स्टेप्स लिख लेना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ठीक है। हेडिंग्स मार्क करते जाना है अपनी बुक पे। तो हाइपोथेसिस क्या बनी, उन सारी ऑब्जर्वेशंस में से हमने जो मोस्ट आप कह लें कि जर्नल और सिंपल स्टेटमेंट थी, टेंटेटिव आइडिया था, हमने उसको उठाना था। तो साइंटिस्ट ने उसको क्या लिया, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। कि मलेरिया का कॉज क्या हो सकता है, या क्या है मलेरिया का कॉज, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। मलेरिया का कॉज क्या है, प्लाज्मोडियम है। ठीक है। अब हाइपोथेसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिडक्शन का होता है। ठीक है। डिडक्शन में साइंटिस्ट क्या करते हैं, लॉजिकल कंक्लूजन्स ड्रॉन करते हैं फ्रॉम हाइपोथेसिस से। अब ये हाइपोथेसिस है हमारे पास, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। तो साइंटिस्ट ने जब ये हाइपोथेसिस दी थी तो इसके बाद क्या किया था, इसको लॉजिकली बेस्ड पे क्या किया था, एक और स्टेटमेंट दी थी इफ एंड देन लॉजिक के साथ। और वो स्टेटमेंट क्या थी, नेक्स्ट पर देखें, वन ऑफ द डिडक्शन फ्रॉम अबव हाइपोथेसिस वाज, ये भी इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है, ये स्टेप 4 है। ठीक है। अपनी बुक पर हेडिंग मार्क करें, इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। कि अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का कॉज है तो जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं उनके ब्लड में इसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है। तो लॉजिकल कंक्लूजन आ गई ना, कि अगर, और फिर वाली स्टेटमेंट आ गई कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज है तो जितने भी मलेरियल पेशेंट हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम एग्जिस्ट करना चाहिए। ये स्टेटमेंट थी साइंटिस्ट ने दी थी, दैट वाज रिलेटेड टू द हाइपोथेसिस। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डिडक्शन आ गई। डिडक्शन के बाद अब साइंटिस्ट क्या करेंगे बच्चों, एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। और एक्सपेरिमेंटेशन में आपने पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट में 2 ग्रुप्स लिए जाते हैं। एक होता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में हम तमाम हेल्दी चीज़ों को रखते हैं, और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है वो ग्रुप होता है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन में क्या किया गया, ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट्स वाज एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल ग्रुप। अ ब्लड ऑफ 100 पर्सन्स वाज आल्सो एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। देख लें। ठीक है। एक ग्रुप लिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसमें 100 मलेरियल पेशेंट के ब्लड का सैंपल लिया गया। ठीक है। और एक और ग्रुप बनाया गया, दैट वाज द कंट्रोल ग्रुप। और कंट्रोल ग्रुप में क्या किया गया, 100 हेल्दी पर्सन का ब्लड सैंपल लिया गया। ठीक है। हेल्दी पर्सन में तो मलेरिया नहीं था ना। ठीक है। तो उनके भी ब्लड को एग्जामिन करना था कि उनके ब्लड में क्या है क्या नहीं है, और मलेरियल पेशेंट के ब्लड को भी एग्जामिन करना था कि इधर उसमें प्लाज्मोडियम की एग्जिस्टेंस है या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टेप 6 क्या होगा, रिजल्ट। अब जो एक्सपेरिमेंट किए गए उन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट निकालने हैं। तो रिजल्ट क्या आए, ऑल मलेरियल पेशेंट्स हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। देखें, पहला पहला हमारे पास रिजल्ट क्या आया कि जितने भी मलेरियल पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया गया था उन सब के ब्लड सैंपल्स में प्लाज्मोडियम मौजूद था।
ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, छोटा सा, ठीक है, माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट क्या है? 7 out of 100 हेल्दी पर्सन हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अब एक और चीज सामने आई, ठीक है। जब रिजल्ट होते हैं तो रिजल्ट में ये नहीं कि जो हमने सोचा होता है वैसे ही रिजल्ट आता है, कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स भी आते हैं। तो एक और चीज जो सामने आई कि 100 हेल्दी पेशेंट जो हेल्दी पर्सन थे उनका भी ब्लड लिया गया था। उन 100 में से 7 पर्सन्स ऐसे थे जिनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था, ठीक है, लेकिन उनमें अभी डिजीज अपीयर नहीं हुई थी, उनको सिम्टम्स नहीं थे, वो हेल्दी कंसीडर हो रहे थे, लेकिन उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। अब ये क्या लॉजिक है? नाउ वी नो दैट प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ हेल्दी पर्सन्स वाज इन इंक्यूबेशन पीरियड। हाईलाइट कर लें इसको कि इसलिए नहीं डेवलप हुआ उनके अंदर क्योंकि उस टाइम पर प्लाज्मोडियम किस टाइम पीरियड में था अपनी लाइफ के? इंक्यूबेशन पीरियड में था। अब ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन होस्ट एंड द पेरेंट्स ऑफ सिम्टम। यानी प्लाज्मोडियम जब पर्सन के ब्लड में चला गया, ठीक है, होस्ट में चला गया, वहां पर जाने के बाद और सिम्टम्स अपीयर करने से पहले, ये दरमियान का जो टाइम पीरियड होता है इसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। यानी आप यूं समझ लीजिए कि इस टाइम पर प्लाज्मोडियम सिम्टम्स जो है वो अपीयर करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है, ठीक है। ये इंक्यूबेशन पीरियड है। नेक्स्ट पे क्या है? प्रूव दैट हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू। और ये चीज़ साबित हो गई, सारे लोग इस बात पे कन्विंस्ड हो गए, इन रिजल्ट्स ने इस चीज़ को कन्विंस कर इस साइंटिस्ट को इस चीज़ पर कन्विंस किया कि प्लाज्मोडियम ही कॉज ऑफ मलेरिया। ये हाइपोथेसिस है ना, इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए सारा कुछ किया गया, ठीक है। तो प्लाज्मो हमारे पास प्रॉब्लम कॉज ऑफ मलेरिया थी, कॉज ऑफ मलेरिया सॉल्व हो चुका है, कॉज एंड ट्रांसमिशन दोनों प्रॉब्लम थी, कॉज हमारे पास सॉल्व हो चुका है कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का कॉज है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट विल बी योर डायरी। आपकी डायरी क्या होगी? रीड बुक पेज नंबर 23 एंड 24। 23 एंड 24 ये जो पूरा टॉपिक है स्टडी ऑफ मलेरिया का, इसमें जो फर्स्ट प्रॉब्लम है इसको आपने अच्छे से रीड आउट करना है, थॉरली रीड करना है। देन उसके बाद जो कुछ आपको अंडरलाइन और हाईलाइट करने का कहा गया है वो आपने अंडरलाइन और हाईलाइट करना है अपनी बुक के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, लर्न ऑल द स्टेप ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम कॉज ऑफ मलेरिया। कॉज ऑफ मलेरिया का जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया जिसमें सारे स्टेप्स हैं, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ऑब्जर्वेशंस हैं, वर्किंग ऑफ लेवेरिन है, ठीक है। देन उसके बाद ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, रिजल्ट। तो आपने क्या करना है? आपने इन तमाम स्टेप्स को लर्न करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। टेक केयर ऑफ सेल्फ स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।